इस वर्ष का सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं के पुनरुत्थान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है मिस नियति कपूर को, जिन्हें महिलाओं द्वारा साहिबा जी की उपाधि दी गई है। मैं निवेदन करता हूं नियति जी से कि वो मंच पर आकर माननीय राष्ट्रपति जी से ये पुरस्कार ग्रहण करें। इस आयोजन के एंकर ने जैसे ही अपने शब्दों को विराम दिया, पूरा आयोजन स्थल वहां मौजूद ऑडियंस की तालियों से गुंजायमान हो गया। और ऐसा हो भी क्यों न, अपूर्व फाउंडेशन की संस्थापक नियति कपूर इस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। नियति कपूर, जिसने अपूर्व फाउंडेशन की स्थापना कर कई महिलाओं को इस काबिल बनाया कि वो समाज में सर उठाकर जी सकें। किसी शारीरिक कमी होने के कारण कोई भी उन पर कटाक्ष न कर सके। नियति मंच पर आती है और अपना पुरस्कार ग्रहण करती है एवं कुछ शब्द बोलकर माननीय राष्ट्रपति जी को धन्यवाद कह अपने घर के लिए निकल जाती है। गाड़ी चलने लगती है और नियति हमेशा की तरह गाड़ी की विंडो से दिल्ली से आगरा के बीच में पड़ने वाले दृश्यों को देखने लगती है। तभी नियति का फोन बजता है, जो उसके दोस्त राघव का होता है। नियति फोन उठाती है। राघव नियति को इस सम्मान के लिए बधाई देता है और पार्टी के लिए कहता है। नियति, राघव, पार्टी भी मिल जाएगी, पहले मुझे घर तो पहुंचने दो। वही आना और भाई को भी ले आना, सभी बैठकर पार्टी करेंगे। राघव नियति की बात सुन कहता है, हाँ हाँ ले आऊंगा उसे भी। तुम्हारा भाई अक्षत मेरा दोस्त जो है। नियति, हाँ जी, अब मैं रखती हूँ, बाकी बातें आकर करती हूँ। अरे सुनो तो पहले, यहाँ मीडिया इंतजार कर रही है तुम्हारा। राघव नियति से कहता है, जिसे सुन नियति कहती है, और मुझे पता है तुम उसे हैंडल कर लोगे, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है मुझे मीडिया से दूर ही रहना पसंद है। सुर्खियों में रहना जंचता ही नहीं। राघव, ओके, तो मैं देख लूंगा, तुम आराम से आओ और हाँ, अतीत में न पहुंच जाना। अभी तो मैं भी वहां नहीं हूं जो तुम्हारे आंसू पोंछ सकूं। राघव की बात पर नियति बस मुस्कुरा देती है, जिसे राघव समझ जाता है और बाय कह कॉल कट कर देता है। नियति खिड़की पर सर रखकर आंखें बंद कर लेती है और ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस करने लगती है। कभी धूप कभी छांव का मौसम होता है। कुछ ही घंटों के सफर को पूरा करने के बाद नियति आगरा पहुंच जाती है। उसके घर के बाहर गाड़ी रुकती है, वॉचमैन दरवाजा खोलता है, ड्राइवर गाड़ी घर के अंदर लेता है, दरवाजा बंद कर दिया जाता है। गाड़ी रुकती है, नियति गाड़ी से बाहर कदम रखती है और अपने घर को देखती है। वो घर जो उसने अपनी मेहनत से बनाया होता है। 2 मंजिला बंगले नुमा घर होता है, जिस पर संगमरमर के पत्थर फर्श पर लगाए गए होते हैं। लकड़ी और शीशे का अद्भुत कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया होता है दरवाजे और खिड़कियों के लिए। बाहर हरे और क्रीम कलर का टच दिया गया है, तो वहीं अंदर सफेद और हल्के नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। नियति बाहर गार्डन से होते हुए अपने घर में प्रवेश करती है, जहां उसका दोस्त राघव और भाई अक्षत दोनों ही उसके स्वागत के लिए खड़े होते हैं। नियति को देख दोनों ही उससे कहते हैं, तो साहिबा जी, इस नारी शक्ति सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाइयां। हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं दीदी। अक्षत की पत्नी कोमल आरती की थाली लेकर आते हुए कहती है। कोमल को देख नियति बहुत खुश होती है और धन्यवाद कहती है। कोमल नियति के टीका वंदन कर आरती उतार उसे घर में आने को कहती है। नियति घर में प्रवेश करती है और सभी के साथ घर के ड्राइंग रूम में जाकर बैठती है। कोमल रति को 3 कप चाय लाने के लिए कहती है और स्वयं नियति से बातचीत करने लगती है। नियति सभी का अपनापन देख हाथ जोड़कर आभार व्यक्त कर कहती है, आप सब मेरे लिए मेरे अपनों से भी बढ़कर हैं। जब मेरे अपनों ने मुझसे मुंह फेर लिया, तब भी आप सब ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जिसे देख अक्षत और कोमल उसे डांटते हुए कहते हैं, चुप करो दी, हम लोग क्या आपके अपने नहीं है जो इस तरह कह रही हो। अब बाकी घरवाले भले ही न हो, लेकिन हम सब एक फैमिली की तरह हमेशा साथ हैं। हमारे बुरे समय में आप ही थी जिन्होंने हमारी मदद की, धन से भी और मन से भी। याद है मुझे जब हमें जरूरत थी अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए धन की, तब वो आप ही थी जिन्होंने स्वयं के पास धन न होते हुए भी रुपयों का अरेंजमेंट किया था।
जब हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा था, हम कितने तनाव में थे, तब आपने ही हमारा हौसला बढ़ाया था। न जाने कितनी ही रातें हम चारों ने साथ बैठकर सोचते विचारते गुजारी हैं। कितने ही बड़े बड़े निर्णय ले पाए हैं हम आपकी मदद से। आज हम जो भी है वो आपके साथ के कारण ही है। तो कृपया आज के बाद आप खुद को अकेला तो समझे ही नहीं, और हमारा रिश्ता खून का भले ही न हो लेकिन विश्वास, प्रेम और आत्मीयता का रिश्ता है। यही तो रिश्तों में होता है, अच्छे बुरे समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहना। अक्षत कोमल की बात सुन नियति हाथ बढ़ा दोनों के गले लग जाती है। सभी पूरी तरह से भावुक हो जाते हैं। राघव इन तीनों से अलग सोफे पर बैठा हुआ ये भरत मिलाप देखता है। जब कुछ ज्यादा समय हो जाता है तो कहता है, मैं क्या यहाँ बैठकर भजन पूजन करूं अकेले। राघव को सुन नियति अक्षत कोमल अलग होते हैं और अक्षत कहता है, अच्छा अब तेरा इतना ही मन है तो कर ले, पूछ क्यों रहा है। क्या यार अक्षत, बहुत ही खिल्ली उड़ाई जा रही है मेरी। तू मिल अकेले में तब बताता हूँ तुझे। अभी तो कोमल भाभी तेरे साथ है, उनके सामने तुझे पीटना सही नहीं रहेगा। ओह नो राघव, भूल जा ये सब मेरे भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अक्षत राघव के करीब जाकर धीरे से कहता है, ये हुई ना बात, चल भूल गया सब कुछ। राघव अक्षत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है। तब तक रति चाय नाश्ता ले आती है और चारों बैठकर साथ में चाय पीते हैं और अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नियति राघव, आज कोई समस्या तो नहीं आई किसी महिला को संभालने में? अपने दुखों से तंग आकर किसी ने कोई हंगामा तो नहीं किया? नहीं नियति, किसी ने कोई हंगामा नहीं किया, बल्कि जो भी कार्य हम उन्हें जीवन यापन करने के लिए सिखा रहे हैं उन्हें बड़ी ही लगन से सीख रही हैं। अच्छी बात है राघव। और जो हम नए प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू कर रहे हैं उन महिलाओं के लिए जो वृद्ध है, अर्थात 60 की उम्र व्यतीत कर चुकी है, उसकी प्रगति कहाँ तक पहुंची? नियति की बात सुन राघव कहता है, वो प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। वृद्ध महिलाओं के अनुभवों का तुमने जिस तरह से सदुपयोग करने का सोचा है वाकई काबिले तारीफ है। सच में तुम्हारी सोच को सैल्यूट करता हूँ मैं, कह राघव हाथ को माथे पर रखते हुए खड़ा हो जाता है। बस राघव, इतना बड़ा भी कोई कार्य नहीं कर रही हूँ मैं। राघव, हाँ जानता हूँ देवी जी, आप चाहे आसमान से सितारे तोड़ लाए लेकिन कहोगी यही ऐसा कोई बड़ा कार्य नहीं किया। राघव के इस तरह देवी जी कहने पर नियति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। अक्षत और कोमल इन दोनों की बातें सुन मुस्कुराते हैं और आपस में कहते हैं, सच में इन दोनों का रिश्ता अलग ही है। दोस्त से ज्यादा है ये और कपल से कम ही है। राघव किस तरह समझ जाता है नियति की तकलीफ को, अपने हंसमुख स्वभाव से गंभीर नियति को हंसा ही देता है। न जाने और कितना इंतजार करना होगा राघव भाई को, न जाने कब नियति दी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगी। नियति राघव, बहुत मस्ती मजाक हो गया, अब मैं कमरे में जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूंगी और आधे घंटे बाद आकर तुम सबसे पार्टी के विषय में चर्चा करती हूँ। तब तक आप लोग भी रेस्ट कर लीजिए, नहीं तो अक्षता जाग गई फिर तो हो गई बातचीत। अक्षता, अक्षत और कोमल की 4 साल की बेटी, बहुत ही प्यारी है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती है। अक्षत कोमल नियति के इस पुरस्कार मिलने की खुशी में उससे मिलने शाहगंज से ताजगंज आए हुए हैं। नियति अपने कमरे में चली जाती है लेकिन पुरस्कार वहीं टेबल पर छोड़ जाती है, जिसे राघव उठकर उसे ले जाकर बाकी अवार्डों के साथ रख देता है। कुछ देर बाद नियति आ जाती है और सभी मिलकर पार्टी के बारे में बात करने लगते हैं। राघव, नियति, इतने वर्ष हो गए तुम्हें अपने परिवार से अलग हुए, कम से कम आज तो उन्हें भी इस पार्टी में इनवाइट करो। इतनी बड़ी खुशी की बात है, सब भूल कर तुम एक कोशिश ही कर लो। राघव की बात सुन नियति एकदम से उदास हो जाती है और पहुंच जाती है 5 वर्ष पहले अतीत की यादों में। बस नियति, बहुत कर ली मनमानी तुमने। क्या कमी है इस रिश्ते में? बस उम्र में तुमसे 10 साल बड़ा है और 2 बच्चों का पिता है, सिर्फ इसीलिए तुम इस रिश्ते के लिए मना कर रही हो। अरे शुक्र मनाओ, तुम्हारे जैसी शारीरिक कमी रखने वाली लड़की को कोई अपनाने के लिए तैयार है, नहीं तो बैठी रही हो यूं ही कंवारी, हम सबकी छाती पर मूंग दलने को। अपनी माँ के ये शब्द सुन नियति की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
नियति, लेकिन माँ, अब इन सब में मेरी क्या गलती है? और वाकई में क्या मैं इतनी ही बोझ बन गई हूँ आप सब पर? मैं जॉब करना शुरू कर दूंगी माँ, आत्मनिर्भर बन जाऊंगी, लेकिन अभी विवाह के लिए मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। देखो नियति, जॉब तो तुम विवाह के बाद अपने पति से पूछ कर करती रहना। अभी तो बस तुम हाँ कहो। हम में और हिम्मत नहीं है इस समाज के तानों को बर्दाश्त करने की। बस अब हम सबका पीछा तुम छोड़ो, विवाह कर अपनी ससुराल जाओ और अपनी घर गृहस्थी संभालो। वैसे भी ऐसी लड़की से कौन समझदार विवाह करेगा जो कभी माँ ही ना बन सकती हो? तुम क्यों नहीं समझती हो बेटा? हम तुम्हारे भले के लिए ही ये सब सोच रहे हैं। माँ की बात सुन नियति मजबूरी में हाँ कह देती है। तभी राघव उसे सोच में डूबा हुआ देख समझ जाता है और उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहता है, अरे देवी जी, पार्टी में इनवाइट करने को कह रहा था मैं, यूं बैठे बैठे सोने के लिए नहीं। नियति राघव की आवाज सुन अतीत के झरोखों से बाहर आ जाती है। उसकी आंखों के कोरों पर दो बिंदु लुढ़क जाते हैं, जिन्हें वो बड़ी ही सफाई से पोंछ लेती है। राघव नियति को देख कहता है, जानता हूँ मैं कि तुम अपने घर वालों के लिए तड़पती हो, बहुत मिस करती हो सबको, लेकिन अपने स्वाभिमान की खातिर कभी नहीं जाओगी वापस। लेकिन नियति, ये भी तो एक सत्य ही है न कि जैसे भी है तुम्हारे अपने हैं और इसी दुनिया समाज का हिस्सा है। मैंने तो सारा कुछ शुरुआत से देखा है। मैं और अक्षत दोनों ही गवाह रहे हैं तुम्हारे संघर्षमय जीवन के। सब कुछ परे कर एक बार बस एक बेटी बनकर जाओ, मुझे विश्वास है वो तुम्हें अब दिल से स्वीकार कर लेंगे। राघव, मैं जानती हूँ उन सब को बहुत ही स्वार्थी लोग हैं, और अगर मैं गई भी न सब भूल कर तो वो लोग मुझे अपना जरूर लेंगे, लेकिन इसलिए क्योंकि अब मेरे पास दुनिया के सारे ऐशो आराम है। घर आई लक्ष्मी को भला कौन ठुकराएगा? नियति के मन में अपनों के प्रति उसकी कड़वाहट देख राघव का दिल भर आता है। वो वहां से उठ कुछ देर बाहर चला जाता है। लो, फिर से उसी बात पर बहस है इन दोनों में। ये राघव भाई भी न क्यों हर बार नियति दी से उनके अपनों से मिलने के लिए कहते हैं, जब जानते हैं दी को कितनी तकलीफ होती है उनके बारे में सोचकर ही। कोमल अक्षय से कहती है, अक्षत हाँ, क्योंकि वो देखता है उसे अपनों की तस्वीर से बातें करते हुए, अपने पिता की फोटो के सामने खड़े होकर हर शाम घंटों नियति को बात करते हुए देखता है। वो इसी घर में रहता है अपनी छोटी बहन के साथ। अब बाकी बातें बाद में करते हैं, फिलहाल मैं राघव को देखता हूँ, तुम यहाँ दी को देखो, कह अक्षत भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वही कोमल नियति के पास रुक जाती है। राघव और अक्षत कुछ देर बाहर गार्डन में खड़े हो आसमान में निहारते हैं। जब राघव का विचलित मन शांत हो जाता है, तब अक्षत उसे वापस अंदर चलने को कहता है। राघव अक्षत के साथ चला आता है। घर के अंदर कोमल नियति को शांत होने के लिए कहती है। राघव अक्षत अंदर आ जाते हैं और दोनों पार्टी की तैयारियों पर चर्चा करते हैं, जिसमें ये निर्णय लिया जाता है ये पार्टी उन महिलाओं के बीच में होगी जो हमारे गो का हिस्सा हैं, जिन्होंने वर्षों से कभी किसी पार्टी को एंजॉय नहीं किया है। और इस पार्टी की खास बात होगी, इसमें बाहर की कोई भी वस्तु का उपयोग नहीं किया जाएगा। सजावट से लेकर केटरिंग तक सारा का सारा कार्य हमारे एनजीओ में रहने वाली महिलाएं ही देखेंगी, जिससे उन सभी के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। नियति की इस बात से राघव अक्षत कोमल सहमत होते हैं और सभी अक्षता को लेकर एनजीओ के लिए निकल पड़ते हैं, जो उस घर के ही दूसरे हिस्से में होता है। नियति ने खूबसूरती और समझदारी के साथ घर के हिस्सों को एनजीओ बहुत ही में कन्वर्ट कराया है। आखिर इतने बड़े घर में रहते भी तो केवल 3 लोग ही है। नियति को देख वहां रहने वाली करीब 20 से 30 महिलाओं का समूह उसे चारों ओर से घेर लेता है और साहिबाजी कह नमस्ते करने लगती हैं। इन महिलाओं में सभी किसी न किसी तरह अपंग होती है। किसी की दृष्टि नहीं होती है तो कोई बोलने में असमर्थ होती है, कोई एक पैर से अपाहिज है तो कोई संपूर्ण होते हुए भी नियति की तरह अधूरी है। विशेषतः ये सभी किसी न किसी तरह सताई हुई होती है। वहीं कुछ वृद्ध महिलाएं भी होती है जिनके अपने होकर भी अपने नहीं हैं। ऐसी महिलाओं का नियति सहारा बन उन्हें इस काबिल बनाती है जिससे वो आत्मनिर्भर बन एक इज्जत की जिंदगी बसर कर
नियति सबसे हाथ जोड़ प्रणाम करती है और उन सबको अपने आने का कारण बताती है। नियति, मैं यहाँ अपनों के बीच में अपनी खुशी बांटने आई हूँ। आप सबको एक भव्य पार्टी का अरेंजमेंट करना है। हम सब आज शाम को एक पार्टी करेंगे यहीं इसी एनजीओ में, और इसकी जिम्मेदारी आप सबकी। आप सबको जो भी हुनर आता है उसका उपयोग कीजिए। सजावट से लेकर खाने तक सबकी जिम्मेदारी आप सभी की। इस पार्टी में कोई भी बाहरी सदस्य नहीं आ रहा है, ठीक है? जी साहिबा जी। नियति सबके बीच में कुछ वक्त गुजारने लगती है, तभी उसकी मेड रति उसके पास आती है और कहती है, साहिबा जी, कोई अमृता शिंदे आपसे मिलना चाहती है, ये कार्ड दिया है उन्होंने। नियति विजिटिंग कार्ड देखती है तो नाम पढ़ रति से कहती है, इन्हें यही भेज दो। राघव अक्षत नियति से पूछते हैं, कौन आया है और किसे तुमने यही बुलाया है? नियति, बस अभी आती ही होंगी, तब परिचय कराती हूँ सबका। इन तीनों को छोड़ बाकी सभी को वहां से जाने के लिए कह देती है। कुछ ही देर में एक 30 वर्ष की लेडी रेड कलर की प्रिंटेड साड़ी पहने हाथ में नोटबुक और पेन पकड़े चली आ रही होती है, जिसे देख सब यही सोचते हैं शायद कोई मीडिया से रिलेटेड पर्सन होगी। अमृता पास आकर नियति और बाकी सभी से नमस्ते करती है। नियति उसे खाली पड़े सोफे पर बैठने के लिए कहती है। अमृता सोफे पर बैठ जाती है। नियति सबसे उसका परिचय कराती है। नियति, राघव, अक्षत भाई, कोमल, ये है अमृता। अमृता शिंदे, हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध लेखिका। इनकी लिखी पुस्तकें पूरे भारत भर में पढ़ी जाती है। ओह गॉड, तो आप हैं अमृता जी। मैं तो आपके लेखन की कायल हूँ। मैंने तो आपकी लगभग सारी रचनाएं पढ़ी हुई हैं। कोमल उत्साहित होते हुए कहती है। अब लगभग इसीलिए वो क्या है न, शायद कुछ हमारे जानने में न हो इसीलिए। अक्षत कोमल को देख कहता है, आप चौंकिएगा नहीं इसकी बातों से, दरअसल वो क्या है न जिसे हम हद से ज्यादा पसंद करते हो और वो अचानक से हमारे सामने आ जाए तो यही हाव भाव होते हैं जैसा इस समय इनका है। अमृता अक्षत की बात सुन कहती है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। नियति अमृता जी से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछती है, जिसे सुन अमृता कहती है, सब ठीक है मिस नियति, अभी मैं यहाँ एक कार्य से आई हूँ। नियति जी बताए, क्या कार्य है आपको मुझसे? अमृता, आपके कार्यों को गहराई से देख रही हूँ मैं। आपके जीवन के संघर्षों को शब्दों का रूप देना चाहती हूँ। इसी संबंध में आपसे बातचीत करने यहाँ आई हूँ। अमृता की बात सुनकर नियति स्तब्ध रह जाती है और उससे पूछती है कि उसे ऐसा क्यों लगा कि नियति के जीवन को पन्नों पर लोगों के समक्ष लाना चाहिए। ऐसा क्या विशेष घटा है मेरे जीवन में? अमृता, मिस नियति, आपने 30 वर्ष की उम्र में अपनी विशेष पहचान बना ली है। समाज सेवा के क्षेत्र में आपका नाम है। तो ऐसा मुझे लगता है मिस नियति से साहिबा जी बनने के सफर में क्या कठिनाइयां नहीं आई होंगी? अवश्य रही होगी। आपके संघर्षों को मैं आम लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं, जिससे उनमें भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत बनी रहे। राघव अमृता की बातों से सहमत होता है और कहता है, नियति से साहिबा जी के सफर में कठिनाइयां बहुत आई। ऐसा कोई दर्द नहीं रहा जो इन्होंने न सहा हो। इनके हर दर्द को करीब से देखा है मैंने, महसूस किया है मैंने। अपनों से लेकर करीबी दोस्तों, रिश्तेदारों के ताने, उन सब की बेरुखी महसूस किया है मैंने सब। नियति, मैं भी चाहता हूँ तुम्हारे इस संघर्ष को लोग जाने, तुम्हें समझे, जिससे उन लोगों को करारा जवाब मिले जिन्हें बस अच्छे और सच्चे लोगों को परेशान करने में मजा आता है। नियति, अमृता जी, आप मेरे जीवन के विषय में लिखना चाहती है, अवश्य लिखिए। आपको जो भी जानकारी चाहिए मैं बताऊंगी आपको। नियति की सहमति मिलने पर अमृता उसका धन्यवाद करती है और कहती है, नियति जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। आपने मुझे इस बात के लिए स्वीकृति दी। मैं आपके जीवन के विषय में जानने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप मुझे अपने बारे में विस्तार से बताएं। अपने बचपन से लेकर अब तक जितने भी उतार चढ़ाव देखे आपने, उन सभी के बारे में जानकारी चाहूंगी मैं। अमृता जी, इसमें धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे खुशी होगी अगर मेरे कारण किसी एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ सका तो मैं आपको अपने विषय में बताती हूँ। आप सुनिए। मैं नियति, उम्र यही कोई 30 वर्ष। 30 वर्ष पहले सन 1990
महीना अगस्त, दिनांक 10 को खुशीनगर ग्राम में श्री विजित कपूर के घर हुआ था। ये गांव इसी आगरा जिले के अंतर्गत ही आता है। यहाँ से कोई 40-50 किलोमीटर दक्षिण में। मेरे 2 भाई और 3 बहनें हैं। सबसे बड़ी मैं। मेरे दादाजी स्वर्गीय सरस कपूर का काफी नाम था गांव में। लोग बहुत इज्जत करते थे उनकी। काफी समृद्ध और खुशहाल परिवार था मेरा। कहते हैं न, जहाँ कुछ अच्छाइयाँ होती है तो कुछ बुराइयां भी अवश्य होती है। यही मेरे परिवार में भी था। कहने को दादाजी सरकारी कर्मचारी और उस पर तेज दिमाग, लेकिन घर में एक कमी थी जिसका एहसास मुझे बहुत देर से हुआ। और वो कमी थी भेदभाव की। घर में व्यवहार जो था वो भेदभावपूर्ण था। मतलब लड़कियों के लिए अलग कायदे कानून और लड़कों के लिए अलग कायदे। खैर, सबसे बड़ी थी मैं। गांव में एक बात कही जाती है, अगर पहली संतान लड़की हो न तो वो शुभ होता है। घर में मेरे जन्म पर बस खुशी जाहिर की गई लोगों को दिखाने के लिए। काहे कि अगर दिखावा नहीं करते तो ये जो हमारे समाज के 4 लोग हैं न, जिन्हें हम जानते ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, वो लोग क्या कहते, सरकारी नौकर होकर खर्चा नहीं किया गया क्योंकि लड़की जो हुई है। तो खुशियां मनाई गई बहुत सारी। घर आए रिश्तेदारों को फूल वाली थाली भेंट में दी गई। मोहल्ले में लड्डू बंटवाए गए। और जब तक घर में रिश्तेदार रहे मेरी माँ की खूब आवभगत की गई। इतनी कि उनको पैर जमीन तक में रखने की इजाजत नहीं थी। धीरे धीरे घर खाली होता गया और शुरू हुई मेरी अवहेलना। माँ घर के कार्यों में व्यस्त रहती और मेरी एक जगह खाट डाल दी जाती, उसके ऊपर माँ की साड़ी की एक बिछौनिया और उसके ऊपर रहती विराजमान मैं। अगर भूख लगी तो बस रोती ही जा रही हूँ। माँ इतना व्यस्त होती कि मेरी आवाज भी उन तक नहीं पहुँचती। या शायद मेरी दादी इतनी सख्त थी कि चाहकर भी माँ मेरे पास नहीं पहुँच पाती होगी। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को रोता हुआ कैसे देख सकती है। ये सारी बातें मुझे बाद में पता चली मेरी छोटी बुआ के जरिए, जो पूरे घर में समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, इंसानी रिश्तों और भावनाओं को समझती थी। उस समय एक वही थी जो मेरी हर जरूरत का ध्यान रखती। समय बीतता गया, घर में और सदस्यों की बढ़ोतरी हुई। मेरी छोटी बहन सुमति आई। उसके साथ तो मुझसे भी बुरा बर्ताव हुआ। दूसरी बार भी लड़की हुई है ये जानकर मेरी दादी उसे 7 दिन का हो छोड़ दादाजी के साथ नौकरी पर चली गई। वो बहुत दुबली थी। उसे देखकर तो लगता भी नहीं था कि वो जीवित रह पाएगी। किस्मत में उसकी सांसें थी तो सर्वाइव कर गई वो। उसके समय तक तो छोटी बुआ की शादी हो गई थी। वो बिल्कुल ही अकेली पड़ गई थी। भूखी है तो रोए ही जा रही है, ऐसे ही गंदगी में पड़ी रहती। मुझे इतनी समझ ही नहीं थी जो उसका ध्यान रख सकूं। 3 वर्ष की ही तो थी मैं। उसके बाद जन्म हुआ मेरे भाई चिराग का। पूरे गांव में लड्डू बंटवाए गए। सारे नाते रिश्तेदारों को चांदी की कटोरी भेंट में दी गई। फिर मेरी छोटी बहन कृति और उसके बाद आया सबसे छोटा भाई किशन। समय बीतता गया, हम सब बड़े होते गए। जैसे जैसे समझ आई तब जाना लड़की होना भी अभिशाप हो सकता है। लेकिन जिद के पक्के थे हम। अगर कुछ भी गलत होता घर बोलते अवश्य थे। फिर चाहे उसके लिए मुझे बाद में मार खानी पड़े। चिराग और किशन सबकी आंखों का तारा थे। घर के कोई भी कार्य नहीं करते थे। यहाँ तक कि उन्हें पानी का गिलास भी उठाकर नहीं रखना होता था। और हम तीनों बहनों को कच्ची उम्र से घर के काम काज करने को कहा जाने लगा। देखकर बहुत बुरा लगता था, केवल लड़के होने के कारण इतना भेदभाव। स्कूल हम सभी जाते थे लेकिन अलग अलग। हम तीनों बहनों को हिंदी मीडियम स्कूल में दाखिला दिलाया गया और हमारे भाइयों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजा गया। यहाँ हम बहनों की किस्मत अच्छी थी कि पढ़ाई में हम हमेशा अपने भाइयों से आगे रहे। बहुत बुरा लगता था जब फर्स्ट क्लास आने पर भी हमें वो प्यार नहीं मिलता था जिसकी उस समय हम बच्चों को जरूरत थी। नहीं कभी प्यार से हमारे सर पर हाथ रखा गया। बस हमारे द्वारा लाए गए मेडलों को घर के बक्सों में ये कहकर डाल दिया, ये सब तुम्हारी शादी के समय लड़के वालों को दिखाने में काम आ जाएंगे। वहीं हमारे भाइयों के जीते गए पुरस्कारों को सजाकर ड्राइंग रूम में बनी अलमारी में रख दिया जाता, जिससे अगर कोई मिलने मिलाने वाला आता तो उनकी तारीफ के कशीदे पढ़े जा सके।
धीरे धीरे समय गुजरता गया और मैं 13 वर्ष की हो गई। धीरे धीरे चेहरे की रौनक और शरीर का आकार भी बदलने लगा। जो आवश्यक बदलाव होते हैं लड़कियों के शरीर में वो भी हुए। अब हमारा घर से बाहर निकलना लगभग बंद ही कर दिया गया था। केवल स्कूल जाना और स्कूल से घर आना, इतनी ही आजादी थी हम बहनों को। यहाँ से शुरू होता है मेरा यानी नियति का संघर्ष। नियति बिटिया जरा यहाँ आ। ये कुछ कपड़े हैं छत पर डाल आना, माँ ने मुझे आवाज लगते हुए कहा। मैं जो उस समय अपने कमरे में किताबों के साथ माथापच्ची करने में लगी हुई थी, माँ की आवाज सुन एक ही बार में उनके पास पहुंच गई और कपड़ों को छत पर ले जाकर सुखाने लगी। मैं तो कपड़े सुखाने में व्यस्त थी, लेकिन वहां कोई और था जो व्यस्त था मुझे देखने में। मैं अपना कार्य बड़ी ही लगन से कर रही थी, इस बात से बेखबर कि पड़ोस के खन्ना अंकल का बड़ा बेटा घुरे ही जा रहा था मुझे। जब मैंने अपनी गर्दन उठाकर घुमाई तलक नहीं तो वो मेरा ध्यान बटाने के लिए फिल्मी गाना गाने लगा, जिसके बोल थे, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे। वो बेसुरी आवाज सुन मेरा ध्यान डाइवर्ट हो गया ये पता लगाने के लिए कि ये गा कौन रहा है। तब मेरी नजर सामने छत पड़ी उस लड़के पर जो ये गीत गा रहा था, जिसे देख मुझे गुस्सा आ गया और उसे चप्पल दिखा खाली बाल्टी उठा मैं वहां से नीचे आ गई। क्योंकि मुझे यही सिखाया गया था, अगर कोई बुरी नजर से देखे या भद्दे कमेंट करे तो चप्पल उतार दिखा देना, जिससे उस घृणित मानसिकता की सोच को ये पैगाम जा सके कि यहाँ तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन मेरी इस हरकत का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा अब तो वो मुझे और परेशान करने लगा। कभी अपने घर के सामने डेरा जमा बैठ जाता और ऊंची आवाज में फिल्मी गाने गाता, कभी गलियों के छतों के चक्कर पर चक्कर लगाता। ये सब देख मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता, लेकिन सामने से कुछ कहने की इजाजत नहीं थी मुझे, तो बस गुस्से का घूंट पीकर रह जाती। मेरी यही उपेक्षा मुझे भारी पड़ेगी इस बात का मुझे तनिक भी अनुमान नहीं था। नियति आगे बताते हुए कहती है, उस लड़के के इस तरह व्यवहार करने के कारण मोहल्ले में इस बात को नोटिस करना शुरू कर दिया। उस समय ये सारी बातें बहुत मायने रखती थी। पड़ोसी को अगर छींक भी आ रही है तो क्यों आई, जरूर कुछ उल्टा सीधा खा पिया लिया होगा जिससे सर्द गर्म बन गया और छींक आना शुरू हो गई। गांव की गली मोहल्ले की महिलाओं में गुपचुप शुरू हो गई। 2003 में स्थिति इतनी सुगम नहीं थी जैसी कि आज है। आज हालातों में कुछ सुधार आया है, लेकिन उस समय इतना विकास नहीं हुआ था। विकास होना प्रारंभ हो गया था गांवों का। कच्ची रास्ते पक्की सड़कों में परिवर्तित होने लगे थे। शौचालय का उपयोग होना बस शुरू ही हुआ था। धन संपन्न व्यक्तियों के घर शौचालय उनकी साख के रूप में बना दिखाई देने लगा। झोपड़पट्टी की जगह मकान ईंटों के बनने लगे। पहले सिर्फ कुछ विशेष वर्ग के लोगों के मकान ही पूर्ण तरीके के पक्के दिखते थे। जब किसी पवित्र लड़की के बारे में यूं इस तरह चर्चा होती है, तब एक गांव में कितना मुश्किल हो जाता है एक लड़की के लिए सर्वाइव करना। इन्हीं सब से मुझे भी गुजरना पड़ा और उस लड़के की करनी की सजा भुगती मैंने अपनी स्कूलिंग छोड़कर। कोई गलती नहीं होने पर भी एक अपराधी की तरह व्यवहार का सामना किया मैंने। पिताजी को इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं था, बस उनका कहना था अब दोबारा से ऐसा कुछ सुनने को मिला तो ये छोरी रातों रात कहाँ गायब हो जाएगी, किसी को कुछ खबर नहीं मिलेगी। और पिताजी के प्रभाव से हम लोगों से प्रश्न पूछने की हिम्मत भी किसी में नहीं होगी। पिताजी की ये बात सुनकर मेरा मन अंदर ही अंदर दहल गया। पढ़ाई छूट गई, पूरे 2 वर्ष बर्बाद हुए मेरे। 2 वर्ष का समय लगा मुझे वापस अपने घर वालों का विश्वास जीतने में। मेरा दाखिला वापस से दूसरे स्कूल में करा दिया गया। पढ़ने में तीव्र बुद्धि थी तो कुछ क्लास आगे बढ़ा दी गई। इन सब से निकल ही न पाई थी कि तभी जिंदगी ने एक और मोड़ लिया। इतिहास मेरा प्रिय विषय था और इतिहास में मैं पूरे स्कूल में सबसे अच्छे मार्क्स लाती थी। मेरी इसी प्रतिभा को देखकर मेरी एक टीचर ने मुझे उनके बच्चों को इतिहास की कोचिंग पढ़ाने का ऑफर रखा। 16 वर्ष की आयु में उस समय ये अवसर मिलना बहुत मायने रखता था। मैंने डरते सहमते ये बात अपनी माँ को बताई। माँ, जो उस समय डाइनिंग पर भोजन लगाने में व्यस्त होती है,
मैं माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। माँ, हाँ तो बोलो, क्या बात करनी है। मैं, माँ, वो मेरी स्कूल टीचर ने मुझे उनके बच्चों को इतिहास पढ़ाने के लिए कहा है। मेरी बात सुन माँ कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है तथा लगभग 2 मिनट बाद कहती है, इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, तुम्हारे पिताजी अभी आते ही होंगे डाइनिंग पर खाना खाने के लिए, तब मैं बात कर लूंगी उनसे। फिलहाल तुम जाओ, भाइयों को बुलाकर खाने के लिए यहाँ ले आओ। पहली बार माँ के साथ इतनी अच्छी तरह बातचीत होने पर मैं बहुत खुश हुई। मैं खुश होते हुए अंदर भाइयों के कमरे में गई और उनसे खाने की टेबल पर पहुंचने के लिए कहा। भाई भी कम नौटंकी नहीं थे मेरे। बड़ा भाई कहता है, आप मेरा खाना यही कमरे में दे जाना प्लीज जीजी। वो क्या है ना, आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, इतना कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। आप माँ को बोलकर खाना यही ले आना। कह छोटे भाई की तरफ देखकर हंसते हुए अपनी दाईं आंख दबाते हुए कहता है। सब कुछ देखकर समझ लेने के बाद भी मैंने उनसे सिर्फ इतना ही कहा, मैं ठीक है भाई, मैं भिजवा दूंगी। कहते हुए छोटे भाई को साथ ले वहां से बाहर डाइनिंग पर सबके पास पहुंच गई और माँ की मदद करने लगी। माँ, नियति के पिता से सुनो, मुझे आपसे कुछ बात करनी। नियति के पिता, बात करनी है तो कहो। यूं पूछने की क्या बात है इसमें। माँ, नियति की वो स्कूल टीचर है न, श्रीमती खन्ना, जो विज्ञान पढ़ाती है उसे। नियति के पिता, हाँ तो क्या कुछ कहा उन्होंने। नियति ने फिर से कुछ उल्टा सीधा किया क्या। अपने पिताजी के मुख से ये शब्द सुन मेरे हृदय में धक से होती है और मैं घबराते हुए माँ के चेहरे की तरफ देखने लगी। माँ ने मेरी ओर देखा तथा मुझे आंखों से आश्वासन देकर वो कहती है, नहीं कहा कुछ नहीं, उन्होंने नियति को टीचिंग करने के लिए कहा है। नियति के पिता हैरानी से उसकी माँ की तरफ देखते हैं, जिसे देखकर वो कहती है, मेरा मतलब है नियति को उसकी टीचर के बच्चों को इतिहास विषय पढ़ाने के लिए कहा है। नियति के पिता, क्या टीचिंग, वो भी उसके घर पर। कोई जरूरत नहीं है, क्या करेगी बच्चों को पढ़ाकर। वैसे भी ये टीचिंग वगैरह तो उनके लिए सही है जिन्हें आर्थिक परेशानी है, तो फिर रहने ही दो, घर पर ही रह पढ़ाई करे। पिता की ये बात सुनकर मेरा खिला हुआ चेहरा उदास हो गया और मैं हमेशा की तरह अपने कमरे में जाकर चुपचाप आंसू बहाने लगी। कमरे में जाकर जब मैं अपनी पसंदीदा जगह खिड़की के पास बैठी थी तभी नीचे चल रही टीवी की आवाज मेरे कानों में पड़ी, जिसमें टीवी सीरियल में एक संवाद आ रहा था, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, बिन कर्म किए सब ठीक होगा। अरे जब तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, जानती हो जब तुम गलत नहीं हो, फिर क्यों नहीं कुछ कहती हो। यूं चुपचाप सब सहना गलत है, अपनी बात रखना शुरू करो। इस बात को सुनकर मुझे लगा शायद ये भगवान का इशारा हो मुझे सही गलत समझाने का। सोचते हुए अपने आंसू पोंछ में नीचे गई और डरते डरते अपने पिताजी से कहने लगी, मैं पापा, मुझे कुछ कहना है आपसे। मेरे इतना कहते ही सबसे पहले तो पिताजी ने मेरी तरफ देखा, जिसे देख मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और जो हिम्मत की थी अपनी बात कहने की जैसे तैसे, वो भी फुस हो गई। फिर उन्होंने कहा, कहो क्या कहना है। वो बातें मेरे दिमाग में फिर से घूमने लगी और हिम्मत कर कहा, पापा मैं ये टीचिंग करना चाहती हूँ, पैसे कमाने के लिए नहीं, बस अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक ज्ञान ही है जो जीवन में हर जगह काम आता है और पढ़ाना तो बहुत अच्छा कार्य है ना। डरते डरते मैं अपनी बात कहती हूँ, जिसे सुनकर पापा कुछ देर सोचते हैं, फिर कहते हैं, ठीक है, लेकिन तुम अकेले वहां पढ़ाने नहीं जाओगी, कृति भी तुम्हारे साथ जाया करेगी, साथ ही साथ उसकी भी पढ़ाई हो जाया करेगी। पापा की बात सुन उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सपनों को उड़ान भरने के लिए कोई जरिया मिल गया हो। एक अंधेरे कमरे से निकल रोशनी की ओर कदम बढ़ने का समय आ गया हो। मैंने उस समय अपनी खुशी को जैसे तैसे कंट्रोल किया और जी पापाजी कह वहां से अपने कमरे में चली गई। ये मेरे लाइफ का पहला अच्छा इंसिडेंट था। उस दिन मैंने समझा कि अगर हम अपने मन की बात नहीं कहेंगे तो कुछ अच्छा होने की उम्मीद करना व्यर्थ है। तब से मैंने धीरे धीरे अपनी बात रखना शुरू करने का निर्णय लिया। मैंने कोचिंग में पढ़ाना शुरू कर दिया।
16 वर्ष की उम्र में आत्मनिर्भर बन गई थी मैं। ये निर्णय मेरी लाइफ में फिर से एक अलग मोड़ लाया और एक नया सबक दे गया। अगले दिन मैं स्कूल गई और मैडम जी को अपना निर्णय बताया और उनसे स्कूल के बाद उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा। मैडम बहुत खुश हुई। उन्होंने कोचिंग के 2 बच्चों के 1000 रुपए देने का कहा। मैंने उनसे कहा कि मैडम जी, मैं बच्चों को पैसों के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ, बल्कि मुझे इससे दिली खुशी मिलेगी, और वो कहावत है, न ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो बस यूँ समझिए उसी कहावत को चरितार्थ कर रही हूँ। मेरी बात सुनकर मैडम जी प्यार से मेरे सर पर हाथ रखती हुई कहती हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे ही अपने विचारों की महक सब जगह फैलती रहो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपने इन्हीं विचारों के कारण इस समाज में प्रतिष्ठा पाओगी। मैंने अपनी मैडम जी को थैंक यू कहा, उसके बाद आपकी क्लास में चली गई और क्लास को अटेंड करने लगी। एक क्लास खत्म हो और दूसरी के अध्यापक जो है वो आए नहीं थे, तो मैं जाकर दूसरे छात्रों की क्लास में चली गई। टीचर जो है संगीत विषय को पढ़ा रहे थे। संगीत, नृत्य, गायन, इन सब से मुझे बहुत लगाव था। घर में जब कोई नहीं होता तो चुपके से अपने भाई के कमरे में जाकर उसका हेडफोन उठाती और वहीं अपना फेवरेट गाना बजा नृत्य का अभ्यास कर लेती। क्योंकि भाइयों को टीवी में सिर्फ गाने देखना और सुनना पसंद होता था, तो उनकी इसी पसंद के कारण घर में कार्य करवाते हुए मैं कुछ स्टेप्स देख लेती और अपने कमरे में जा 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेती, जिससे मुझ में ये नृत्य का हुनर आ गया। लेकिन मेरे घर के सदस्यों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि मेरे घर में ये नाच गाना, संगीत लड़कियों के लिए सही नहीं समझा जाता था। मैं जब भी फ्री होती थी तो स्कूल की क्लास में संगीत की मैडम जिस भी स्टैंडर्ड के छात्रों की क्लास में होती, मैं वहीं पहुंच जाती और उनकी परमिशन लेकर संगीत की क्लास अटेंड करती। खैर, बात कर रहे थे स्कूल की, तो टीचर ने राग भैरवी पढ़ाया और सबसे उस राग के विषय में पूछने लगे। कुछ छात्राएं सही उत्तर लगभग दे रही थी, लेकिन मैडम जी को उनके उत्तर से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। जब मेरी बारी आई तो मैंने मैडम जी को राग भैरवी का पूरा जीवन परिचय दे दिया, जिसमें राग की उत्पत्ति, पकड़, पहचान, गाने बजाने का समय आदि शामिल था। ये जानकर कि ऐसी लड़की ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, जिसके विषयों में संगीत विषय शामिल ही नहीं, उन्होंने बाकी सभी से मुखातिब होकर कहा, सीखो कुछ आप सभी। ये लड़की को सारा कुछ मालूम है इस राग के विषय में, लेकिन तुम लोगों को बस आधी अधूरी जानकारी। सबसे कहने के बाद मैडम जी मेरी तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारे अंदर प्रतिभा बहुत है बेटा। आज से तुम मेरी क्लास में जब चाहे तब आ सकती हो संगीत की विद्या के लिए। मैं तुम्हें 1 घंटा अलग से पढ़ाया करूंगी, वो भी बिन किसी फीस के, क्योंकि आगे रख योग्य शिष्य मिल जाए तो अपना सर्वस्व उसे सिखाने में लगा देना चाहिए, ऐसा मेरे गुरुजी ने मुझे कहा था। मैंने दोनों हाथ जोड़कर मैडम जी को धन्यवाद कहा और क्लास खत्म कर अपनी कक्षा में आ गई। स्कूल की छुट्टी हो गई और मैं और कृति मैडम जी के साथ उनके घर गई, जहां उनके बच्चों को मुझे पढ़ाना था। वहां जाकर मैडम जी ने अपने बच्चों से मेरा परिचय करवाया। मैडम जी के 3 बच्चे थे, जिनमें एक पुत्र और 2 पुत्रियां थी। सबसे छोटा पुत्र ही था, जिसे देख मैंने अनुमान लगाया शायद यहाँ भी ये लड़का और लड़की वाली बात लागू है, क्योंकि उनकी बच्चियों और लड़के के बीच जो उम्र का फासला था वो करीब 10 वर्ष का रहा होगा। उनकी बड़ी बेटी मंजू, जिसकी उम्र 13 वर्ष थी, और छोटी बेटी मंजरी की उम्र 11 वर्ष। खैर, ये जान परिचय तो हो गया। अब से मुझे उनको 1 घंटे पढ़ाना था, तो मैंने मैडम जी उनके अध्ययन कक्ष के विषय में पूछा और तीनों को साथ ले जाकर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि पहला दिन था तो मैंने इतिहास विषय में उन्हें सिर्फ कुछ मुख्य बिंदु ही समझाए। अब इतिहास जैसा विशाल विषय, इसे भला किताबों में कैसे समाया जा सकता है, यही सोचकर मैंने कुछ छोटे छोटे टॉपिक उनके ही तरीके से उन्हें पढ़ाए, जिन्हें पढ़ने में उन्हें बहुत मजा आया। मैडम जी को भी मेरा तरीका पसंद आया। अब तो दिल्ली में आती और कुछ रोचक तरीके से उन्हें इतिहास से अवगत कराती। जैसे कि जब मैंने उन्हें पुरा पाषाण काल के विषय में कुछ बताया तो बिल्कुल उनकी ही उम्र में ढल जाती
और उनके ही स्टाइल में उनसे सवाल जवाब करती, जिससे वो उस बारे में सोचते, उन हालातों के विषय में सोचते, फिर उत्तर देते। इसका परिणाम ये हुआ, अब उन्हें रट्टा नहीं करना पड़ता था, क्योंकि सारी चीजें वो खुद से सोचते थे तो समझते भी थे। जब हम कोई चीज समझ जाते हैं तो वो पक्की हो जाती है, फिर हम उसे भूलते नहीं। इसी तरह 20 दिन निकल गए और मैडम जी के घर उनकी बड़ी बहन का बेटा रहने आया, जिसका नाम था कर्ण। ये थी नियति की प्रथम अध्याय। अगले भाग के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।